नमस्कार। तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं जा रहे, बल्कि हम ये समझेंगे कि डर को असल में बनाया कैसे जाता है, वो भी हमारी ही कल्पना का इस्तेमाल करके। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही मामूली चीजें मिलकर एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती हैं। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए जरा, असली डर क्या है? अकेलापन, या फिर ये डर कि हमारा अकेलापन अचानक खत्म हो जाए? ये सवाल ही इस कहानी की पूरी नींव रखता है। तो कहानी में है कौन कौन? ज्यादा कोई नहीं। एक है हमारा मेन कैरेक्टर आदित्य, एक है रहस्यमयी फुसफुसाहट, और एक पुरानी रिकॉर्डिंग जो एक चेतावनी की तरह है। बस इन्हीं 3 चीजों से ये कहानी इतनी असरदार बन जाती है। अब किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक क्लासिक सेटअप से होती है। एक अकेला इंसान और एक पुराना अजीब सा घर। यही माहौल कहानी के डर की नींव रखता है। जरा महसूस कीजिए, हवा की वो सरसराहट, पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज। मतलब कोई भूत प्रेत दिखने से बहुत पहले ही ये घर खुद एक जिंदा किरदार बन जाता है, जो अपनी ही कोई कहानी सुना रहा है। और आदित्य का ये कहना इतना भी बुरा नहीं है घर, शायद ये हमें और उसे दोनों को एक झूठी तसल्ली देता है। ये ठीक वैसी ही शांति है जो अक्सर एक बड़े तूफान से पहले आती है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। वो इतनी हल्की सी फुसफुसाहट कि शायद उसने बस कल्पना की हो। ये जो शक है ना, यही डर की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अब वो अपनी ही समझ पर सवाल उठाने लगता है। और अब देखिए, आदित्य सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो जवाब ढूंढने निकल पड़ा है। कहानी अब एक रहस्य की तरह आगे बढ़ती है, और जो खतरा पहले सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब और भी असली लगने लगता है। ये टक 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 की आवाज, ये कितनी सिंपल है पर उतनी ही डरावनी भी। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर कर रहा है, हमारा ध्यान खींचने के लिए, हमें बेचैन करने के लिए। अब पहली बार वो फुसफुसाहट सीधे बात करती है, और कहती क्या है? कोई धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी। वापस मत देख। और यही चीज इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। भाई, ऐसा क्या है जिसे नहीं देखना है? ये बक्सा सिर्फ एक सुराग नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि आदित्य जो महसूस कर रहा है वो कोई वहम नहीं है। इस घर का एक गहरा अतीत है, और अब आदित्य भी उस अतीत का हिस्सा बन चुका है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा नियम सामने आता है। ये जो भी चीज है, ये अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती है। मतलब आदित्य का अकेलापन, जो उसे अब तक सुकून देता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। टेप का इस तरह अचानक एक चीख पर खत्म हो जाना, ये कहानी सुनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सबसे डरावना हिस्सा हमें दिखाया नहीं गया, हमें उसे सोचने पर मजबूर कर दिया गया। और यकीन मानिए, हमारी कल्पना किसी भी तस्वीर से ज्यादा भयानक हो सकती है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो बस इशारे थे, पर अब चीजें तेजी से बदल रही हैं। अब सिर्फ फुसफुसाहटें और दस्तकें नहीं हैं, डर अब एक ठोस शक्ल ले रहा है, और आदित्य के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो आप देखिए कि डर को कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया गया है। ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले एक हल्की सी फुसफुसाहट, फिर एक दस्तक, फिर एक चेतावनी, और फिर सीधा हमला। ये आदित्य के दिमागी संतुलन को धीरे धीरे तोड़ने जैसा है। ये लाइन पूरी कहानी का रुख बदल देती है। फुसफुसाहट अब सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो आदित्य का नाम जानती है, वो उसे देख रही है। अब पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, क्लाइमैक्स पर, जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होगा बल्कि दिखेगा। तो सवाल वही है, दीवार के अंदर आखिर है क्या? ये खरोंचे, ये सब कुछ बदल देती हैं। ये पहला फिजिकल सबूत है कि दीवार के दूसरी तरफ वाकई कुछ है, और वो बाहर आना चाहता है। और फिर हमें वो चीज दिखती है, एक आंख, जिंदा, पलक झपकाती हुई, दीवार के अंदर से झांकती हुई। जो अब तक अनदेखा था, वो अब हमें देख रहा है। ये डर का सबसे प्योर और भयानक रूप है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आदित्य के लिए ये एक भयानक नई सच्चाई की बस शुरुआत है। उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। और आखिर में ये लाइन, अब तुम कभी अकेले नहीं होगे, ये इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आदित्य को जो चाहिए था, यानी किसी का साथ, वो उसे मिल तो गया,
पर इस तरह से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी हमें इस एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ही हमारा सबसे बड़ा डरावना सपना बन सकती है।